तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लासेस AFTE इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ रचना चोपड़ा। और DLED फर्स्ट ईयर की क्लासेस एज यू नो ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। लास्ट वीक वाज द फर्स्ट क्लास, लास्ट संडे, और आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। टाइमिंग्स आर 9 to 12। जो DLED फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके टाइमिंग संडे को 9 से 12, और जो DLED सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके टाइमिंग सैटरडे को 9 से 12। ठीक है, सो क्लासेस दोनों की लास्ट वीक से स्टार्ट हुई हैं। और हम मेरे साथ आप लोगों का पेपर नंबर 1 है, विच इज़ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो CDP आप कह सकते हो, पेपर नंबर 1, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का पार्ट जो है वो आपका CTET में भी काफ़ी कुछ आएगा इस बुक में से। तो इस बुक को तो आपने बड़े ध्यान से ही समझना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इस बुक के अंदर यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ होता है फिजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन, और डेवलपमेंट होता है फिजिकल के साथ साथ सोशल, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज। जब हम सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। सो ग्रोथ यानी समृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, सो ग्रोथ फिजिकल चेंज से रिलेटेड होता है, यानी शरीर में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा और वो बड़ा हो रहा है तो हमें दिख रहा है ना, उसकी साइज बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसके टीथ आ गए। मतलब ये जो चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमारा ग्रोथ होता है। क्लियर? जैसे कि हमने बताया कि बच्चे, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बोन्स कितनी होती हैं, 270 बोन्स होती हैं, लेकिन बड़े लोगों की कितनी होती हैं, सब छोटी मोटी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और 206 हड्डियाँ रह जाती है। तो काउंट कर पा रहे हैं ना, ये फिजिकल चेंज है, तो ये हमारा ग्रोथ में आएगा। सो ग्रोथ में जैसे मसल्स कितनी होती हैं, मतलब पूरी बॉडी के वेट का कितना पार्ट होता है, हेड या ब्रेन वो कितना डेवलप हुआ है। तो जो चीज़ें आप कह लो काउंट कर सकते हो, जैसे ऐसे कह लो कि तराजू में रख के तोल सकते हो, सो दैट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपका फिजिकल चेंज नहीं सिर्फ, जबकि डेवलपमेंट वैसे एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। ऐसे कह सकते हो कि जैसे ग्रोथ तो सिर्फ ग्रो करने को कहते हैं, यानी बढ़ना या फैलना, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है। क्लियर? सो जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर फिजिकल चेंज तो फिर आ ही गया, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल, सोशल, इमोशनल, भाषा का विकास, सारे के सारे पहलुओं को सम्मिलित करते हैं, तो वो डेवलपमेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो लास्ट टाइम मैंने पहला क्वेश्चन जो करवाया था वो यही वाला करवाया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, समृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था स्टेजेस, अवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो होता है उसका इन्फेंसी पीरियड, उसे हम बोलते हैं शैशवावस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है जीवन की, जन्म के बाद वाली इन्फेंसी पीरियड होता है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। जनरली इसका टाइम पीरियड जन्म से 2 साल का होता है। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल 2 ईयर्स, शुरू के 2 साल आपके इन्फेंसी पीरियड के होते हैं। उसके बाद फिर वो चाइल्डहुड स्टेज में आ जाता है। सो चाइल्डहुड स्टेज को हम बाल्यावस्था कहते हैं। सो बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल से लेकर, वैसे ना चाइल्डहुड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्री चाइल्डहुड और एक होता है पोस्ट चाइल्डहुड। प्री को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था और इसे बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 साल की, और उत्तर बाल्यावस्था होती है जनरली करके 6 से 12 साल की। तो जो बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है वो टोटल कितना हो गया, 2 से लेकर 12 साल तक। इसके बाद आ जाता है इसी में एडोलेसेंस। क्या आ जाता है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं, और किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 18 साल का होता है। क्लियर? अब वैसे तो हम इसके आगे एडल्टहुड भी होता है और ओल्ड एज भी आती है,
लेकिन हमें क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्थाएं पढ़नी है, हमें चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पढ़ना है, तो आपको जो पूरी बुक में पढ़ने के लिए आएगा वो ये 3 अवस्थाओं के बारे में आएगा, क्योंकि जो बच्चे की अवस्था है वो ये 3 होती हैं। इज इट क्लियर? तो हमें एडोलेसेंस तक पढ़ना होता है। तो हमने लास्ट टाइम दूसरा क्वेश्चन इसी को ही थोड़ा बताया था मैंने आपको। इसके बाद फिर मैंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास के नियम। इनका पूरा वीडियो अपलोड होके आ गया होगा, आप चाहो तो वो जो शेखर सर आए थे आप उनसे पूछ के और आपको पता लग जाएगा कौन सा वीडियो है और आप उसको देख सकते हो। ठीक है, पिछली क्लास, फर्स्ट क्लास जो थी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माने समृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो ये सिद्धांतों का मतलब होता है वो नियम जिससे समृद्धि और विकास फॉलो करते हैं। तो जो नियम अगर ह्यूमन बीइंग का बेबी है तो इसका मतलब है कि इन सभी प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? तो पैदा होते समय मतलब ये सब प्रिंसिपल्स जो हैं वो हर एक के अंदर होते हैं, ये नियम हर एक के अंदर होते हैं। जैसे पहला नियम इन्होंने बताया है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पहला नियम क्या बताया है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम क्या होता है कि लगातार, कॉन्टिन्यूअस। सो लगातार का मतलब क्या होता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो लगातार होता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। विदाउट एनी स्टॉपेज इट कॉन्टिन्यूज, इट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड कॉन्टिन्यू टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो निरंतरता का नियम हमें यह बताता है कि जो समृद्धि और विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है, अविराम गति से चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली, मतलब लगातार चलने वाली, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो पहला नियम हमारा क्या आ गया? कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल, निरंतरता का नियम। दूसरा नियम इसमें हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या आ जाता है? यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का मतलब क्या होता है कि एक रूप, एक जैसा, यानी कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, जानवर का बच्चा जानवर जैसा होता है, ये भी पैटर्न आप यहाँ बता सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जैसे अगर बच्चे के दांत निकलते हैं तो यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है कि पहले मिल्क टीथ ही निकलेंगे, उसके बाद ही परमानेंट टीथ निकलेंगे। कोई भी बच्चा आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ कि उसके परमानेंट टीथ पहले निकले और मिल्क टीथ बाद में निकले। सो पहले मिल्क टीथ ही निकलते हैं, और मिल्क टीथ में भी पहले फ्रंट के टीथ निकलते हैं, ऊपर के और नीचे के आगे के 4-4 दांत निकलते हैं। छोटे बच्चे के 1 साल के अंदर अंदर 8 होती है संख्या, और बाद में फिर दाढ़े वाड़े थोड़ी सी निकलती हैं, और जो इनकी संख्या होती है वैसे टोटल 20 होती है। जो बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं ना, मिल्क टीथ की काउंटिंग कितनी होती है? 20 होती है। तो और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी काउंटिंग शुरू में 28 होती है, क्योंकि विजडम टूथ बाद में निकलते हैं चारों, अक्ल दाढ़, तो बाद में चल के वो 32 होती है। इज इट क्लियर? तो ये क्या है कि ये फिक्स पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, ये पैटर्न बदलता नहीं है। क्लियर? तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तीसरा क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते। नो 2 पीपल आर सेम। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो भी 2 लोगों का एक जैसा नहीं होता। किसी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। जैसे कि कोई जल्दी चलना सीख जाता है और कोई जल्दी बोलना सीख जाता है। सबका अपना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है, इसलिए कोई भी 2 लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें इन्होंने बताया प्रिंसिपल है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता या वंशानुक्रम भी कहते हैं आनुवांशिकता को, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है बेटा? हेरिडिटी का मतलब जीन्स का इफेक्ट, जन्म से पहले जो माता पिता के जीन्स बच्चे को मिलते हैं उसे हेरिडिटी बोलते हैं, और जन्म के बाद
जो एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से प्रभाव डालती है उन्हें हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये दोनों कंबाइंडली बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई हमसे कहे क्या कोई तीसरा फैक्टर भी होता है, तो यू विल से नो। जितने भी सब पॉइंट्स बने हुए हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से बने हुए हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जो मेन इफेक्ट होता है वो किस चीज का होता है? एक तो हेरिडिटी यानी जीन्स का इफेक्ट, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से प्रभाव डालती है जिन्हें हम एनवायरनमेंट का इफेक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो 2 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट का मतलब होता है समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास माने कि विकास कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आज फिजिकल हो रहा है, कल मेंटल होगा, परसों सोशल होगा, अगले हफ्ते जाके इमोशनल होगा। नो, बच्चे के सारे पहलू एक साथ विकसित होते हैं, मतलब सभी चीजें एक साथ डेवलप होती है। तो समग्र का मतलब जब भी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वो किसी एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या है? टोटल की बात की जा रही है, यानी उसमें फिजिकल भी है, उसमें मेंटल भी है, उसमें सोशल भी है, उसमें इमोशनल भी है, उसमें सभी पहलू सम्मिलित हैं। क्योंकि डेवलपमेंट इज ऑलवेज कंसर्न विद टोटल डेवलपमेंट, इट इज नॉट कंसर्न विद द सिंगल एस्पेक्ट कि हम किसी एक एस्पेक्ट को ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये नहीं है। अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन को हिंदी में परिपक्वता और इसे अधिगम कहते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, सो ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसमें मैच्योरेशन यानी परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन एज ही ग्रोज तो उसके चलते समय उसमें कंट्रोल आ जाता है और वो गिरना बंद कर देता है और वो बहुत ही संभल के आराम से चलने लग जाता है। भागता भी है तो वो भी आराम से भाग लेता है और गिरता नहीं है। तो एक मैच्योरिटी के साथ हम चीज़ें सीखने लग जाते हैं ना, हमारे कामों में, हमारी क्रियाओं में जो फंक्शनल चेंज आता है उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? एज द चाइल्ड ग्रोज तो उसकी जो फंक्शनल चेंजेस उसकी क्रियाओं में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। कई बच्चे क्या होते हैं, शरीर से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको मतलब माइंड से डेवलप नहीं होते, तो उनको जैसे अपनी एज जैसे उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके तरह बिहेवियर नहीं कर पाते। उनसे छोटी कक्षा वाला बच्चे का जो व्यवहार होता है वो वैसा बिहेवियर करते हैं। तो ऐसे केस में हम ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं कि वो फिजिकली तो ग्रो हो गए हैं लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं आई, परिपक्वता नहीं आई। इज इट क्लियर? दे आर इमेच्योर एज पर देयर एज। तो मैच्योरिटी और लर्निंग का भी पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी गेन करता है उसमें फंक्शनल चेंजेस आते हैं, तो साथ साथ लर्निंग भी पॉजिटिवली होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे को एनवायरनमेंट मिलता है, हम सीखते हैं चीज़ों को, तो लर्निंग भी हमारी डेवलप होती है। क्लियर? बच्चा सीखता भी है। इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में एक पूरा शॉर्ट नोट करेंगे, ठीक है, आगे वाली यूनिट्स में। फिलहाल हमें इतना समझना है कि मैच्योरिटी और लर्निंग का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। अगला प्रिंसिपल कौन सा है? डेवलपमेंटल। इसे हिंदी में बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। ये दिशा जो होती है ना, डायरेक्शन, ये 2 तरह की होती है बेटा। इसमें 2 लॉज हैं जो आपने अच्छे से करने होते हैं, सिफालो काउडल लॉ, प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ। इसे बोलते हैं हिंदी में शिरोपुज सिद्धांत और इसे बोलते हैं केंद्रीय परिधीय सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है? सिफालो-कॉर्डल लॉ। इस लॉ का मतलब है सिर से पैर की ओर। डायरेक्शन क्या है? सिर से पैर की ओर, फ्रॉम हेड टू टो। और इसी तरह से जो दूसरा नियम है वो क्या बोलता है? केंद्रीय परिधीय सिद्धांत।
तो उसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, फ्रॉम सेंटर टू आउटर, फ्रॉम सेंटर टू आउटर। इज इट क्लियर? तो ये होता है इसमें। अब देखो सेफालोकॉर्डल लॉ और प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, ये क्या नियम बताते हैं डेवलपमेंटल डायरेक्शन पर ये बात करते हैं। सो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो हमें उसके हेड को ही संभालना पड़ता है सबसे पहले। और छोटे बच्चे के हेड को हम ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं कहीं भी, तो उसके हेड को हमें संभालना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा अपने सर को नहीं संभाल पाता। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि वो सबसे पहले अपना सर ही संभालना सीखता है। जब आप थोड़े दिन में देखोगे ना, आप बच्चे को उल्टा लिटाओ, वो अपना सर ऐसे अपलिफ्ट करने लग जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे करके वो ऐसे करके अपनी बाजुओं से अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाता है। फिर थोड़े दिनों में आप देखते हो कि वो अपने आप को बेड से खड़ा करके बैठने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके चारों तरफ पिलोज लगा देते हो, क्योंकि वो बैठता है ना जब, तो कभी वो इधर गिरता है, कभी वो इधर गिरता है, फुटबॉल की तरह लुढ़कता रहता है बच्चा, देखा है कभी? तो फिर थोड़े दिनों में आप देखते हो उसने बैठना भी सीख लिया। अब वो बेड पे क्रॉल करने लग जाता है घुटनों के बल। सो फिर आप उसको ना नीचे उतार देते हो, भाई अब तो ये बड़ा रिस्की हो गया क्योंकि ये बेड से गिर ना जाए, तो आप उसे नीचे उतार देते हो। अब फिर वो नीचे ज़मीन पे क्रॉल करता रहता है, और थोड़े दिनों में आप देखते हो जो टेबल पास में पड़ा हुआ है उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। ये क्या हो रहा है? सिर से पैर की ओर डायरेक्शन। कभी भी देखो, गाय का बच्चा जो होता है ना, वो पैदा होते ही उसकी माँ उसको खड़ा कर देती है। अगर गाय का बेबी खड़ा ना हो ना, तो इसका मतलब है कि इसकी टांगों में प्रॉब्लम है। तो ये उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, सर से शुरू हुआ। लेकिन ह्यूमन बीइंग के बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? पहले सर, फिर शोल्डर, फिर नीचे की तरफ, मतलब बैठना सीख रहा है, फिर लेग्स, नीज, और उसके बाद फिर फुट। इज इट क्लियर? तो सिर से पैर की ओर, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, हमेशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर। और दूसरा लॉ क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ का मतलब है फ्रॉम सेंटर टू आउटर। ये जो नियम है ना, जन्म से पहले पर अप्लाई होता है। जब बच्चा प्रीनेटल अवस्था में होता है, गर्भ धारण में होता है, उस समय जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं शरीर के, तो आपने कभी देखे जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे का सिर्फ एक स्पाइनल कॉर्ड सी नजर आती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो पुराने टाइम पे वो कौन होते थे, डायनासोर्स लगते थे ना, उनकी पूंछ है ना, उस तरह का फील होता है। कोई चेहरा, कोई शक्ल, कुछ नहीं होती, कोई बॉडी नहीं बनी होती। तो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड अंदर होती है ना शरीर के, तो केंद्र, मतलब ये सेंट्रल पार्ट है। तो पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद हार्ट, लंग्स, अंदर के हिस्से ही शरीर के बन रहे हैं। उसके बाद रिब्स आ रही हैं, रिब्स आने के बाद बच्चे की जो है उसके ऊपर मांस, स्किन आएगी, स्किन आने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा टांगे डेवलप हो रही हैं मान लो, वहीं दूसरी तरफ बाजुएं भी हो रही हैं, और उसके बाद फिर नेल्स आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि पहले बच्चे का ओवरऑल स्ट्रक्चर बाहर का बन रहा है और फिर अंदर के हिस्से बन रहे हैं, नो। तो ये केंद्र से बाहर की ओर होता है, ना कि बाहर से केंद्र की ओर। इज इट क्लियर? तो हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है डेवलपमेंट की, एक सिर से पैर की ओर और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, ये डायरेक्शन की बात हो गई। अगला प्रिंसिपल बस मैं एक और बताऊंगी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का क्या अर्थ होता है? कि जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जनरल से, और स्पेसिफिक की तरफ जाता है। इसका ये मतलब है कि जब बच्चे को आप कोई काम शुरू में करने के लिए देते हो, मान लो बच्चे ने पेंसिल पकड़नी है, तो वो पेंसिल को पूरे हाथ से ऐसे पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ता, वो लाइनें डालेगा ना कॉपी पे, ऐसे करके डालेगा। तो ये क्या है? अपनी पूरी बॉडी को या अपने पूरे हैंड को वो एक काम में लगा रहा है, धीरे धीरे करके वो पर्टिकुलर उसी पार्ट का यूज करता है जिससे उस क्रिया को किया जाता है। तो इसका मतलब जैसे पहले बच्चे को बॉल पकड़ाओ तो बच्चा पूरे ऐसे करके बॉल को पकड़ेगा, और थोड़े टाइम के बाद वो दोनों हाथों का यूज करके, फिर उसके बाद एक हाथ से जैसे पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ना। जब उसकी ग्रिप मेंटेन हो जाएगी तो वो एक हाथ से भी पकड़ के बॉल को थ्रो करने लग जाएगा। तो ये क्या है? ये दोनों चीज़ों में, दोनों एग्जाम्पल्स में एक ही चीज़ है कि बच्चे ने पहले जनरल
और फिर स्पेसिफिक उस हिस्से का यूज किया जिससे उस क्रिया को किया जाता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक और भी होती है जो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने यहीं से करना था ना? ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। This is next question, factors affecting growth and development. समृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। समृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने अभी बात करी। तो इसका मतलब हमें यही दो फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करनी है, एक हेरिडिटी और दूसरा एनवायरनमेंट। तो हम पहले हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जीन्स का इफेक्ट। जन्म से पहले जो माता पिता के जीन्स का इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो जो बच्चे को अपने माता पिता से एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन जीन्स की वजह से जो क्वालिटी ट्रेट्स मिलते हैं उन्हीं को आगे चल के हेरिडिटी का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया? इसे हिंदी में वंशानुक्रम क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम भी बोलते हैं और आनुवांशिकता भी बोलते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया था? इसके आगे वो हेरिडिटी के वो जो मैकेनिज्म करवाया था, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। कोई हो गया था मैकेनिज्म? ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे मदर और फादर से जो होता है, मदर के पास ओवम, इसे हिंदी में अंड कहते हैं, और फादर के पास स्पर्म्स जिसे शुक्राणु कहते हैं, और इसी से क्या होता है? जाइगोट फ्रेम होता है ना, कंबाइंड सेल, और इसी से बेबी का क्या होता है? बर्थ होता है। ये जो होते हैं कितने कितने की पेयरिंग होती है? 23 की पेयरिंग होती है ना? तो वो 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी से। अब आपका ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक क्रोमोसोम में कितने क्वालिटी ट्रेट्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं? कितने जीन्स होते हैं? 3000 जीन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली एक। तो समझ लो कि कितने हो गए? 46 इंटू 3000 कर दो तो कितने सारे क्वालिटी ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स मिलते हैं। क्लियर? तो तो मैकेनिज्म बता देना। दूसरा आप बता सकते हो बेबी बॉय और बेबी गर्ल। बेबी गर्ल और बेबी बॉय कैसे होता है? वो जो मदर के पास XX होते हैं, फादर के पास XY होते हैं। अगर X और X मीट होता है तो बेबी गर्ल, और X और Y होता है तो बेबी बॉय। तो ये चीज़ जन्म से ही तय, मतलब जन्म से पहले ही एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन तय हो जाती है, गर्भ धारण के समय ही तय हो जाती है कि वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, चाहे हमें वो अल्ट्रासाउंड में काफ़ी दिनों के बाद नजर आता है। क्लियर? ये चीज़। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? जैसे सिंगलेट चाइल्ड होता है, सिंगल एकल बच्चा, एक बच्चा। डबलेट यानी ट्विंस होते हैं। कई बार ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। आप ना ये पिछला वाला वीडियो प्रॉपरली देख सकते हो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया, बाकी सब समझ में आ जाएगा। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं।
आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे बच्चे, समरूपी बालक जिनको बिल्कुल ही एक जैसा बोलते हैं, जिनके सारे के सारे क्वालिटी ट्रेट्स एक दूसरे से मैच करते हैं, आईक्यू सेम होता है, लेकिन जिनमें क्वालिटी ट्रेट सेम नहीं होते, आईक्यू सेम नहीं होता, ऐसे बच्चों को फ्रेटर्नल यानी असमरूपी बालक कहते हैं। और ऐसे ही फिर ट्विंस के बाद ट्रिपलेट्स भी होते हैं। ट्रिपलेट्स में मतलब जो 3 बच्चे, तिड़वा बच्चे एक साथ होते हैं कभी, तो उसको बोलते हैं मतलब ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेट्स का इफेक्ट भी बताया था। फिर जैसे कि बालों पर, मतलब जैसे हमारे बाल जो है हमारे माता पिता जैसे होते हैं, हमारा रंग, स्किन का कलर पेरेंट्स जैसा होता है, तो ये सब हेरिडिटी के इफेक्ट्स होते हैं जो बच्चों की शक्ल, बच्चों का शरीर, बच्चों की फीचर्स अपने माता पिता से मिलते हैं। क्लियर? ये सब चीज़ें, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब इनको हम इंडिविजुअल करके करेंगे, यहाँ से हमें शायद करना है आगे। हाँ ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट की टेबल बताई थी, वो भी नहीं बताई थी ना। हाँ, तो मतलब यहाँ से करेंगे। देखो बेटा, अब वेरियस aspects of development, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न पहलू, विकास के विभिन्न पहलू। सो जब विकास होता है ना, तो कौन कौन सा डेवलपमेंट माने किस तरह के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो वेरियस, वो तो स्टेजेस थी, अवस्थाएं थी जो हमने पहले पढ़ी थी। अवस्थाएं माने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब उन अवस्थाओं में होने वाला विकास, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो विकास के पहलू क्या क्या होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट एक पहलू होता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल, फिर हम बात कर रहे हैं मेंटल, फिर हम बात कर रहे हैं सोशल, फिर हम बात कर रहे हैं मॉरल, फिर हम बात कर रहे हैं इमोशनल, फिर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज। तो और भी बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक, भाषा का, ये सब होते हैं पहलू। इज इट क्लियर? तो अब देखो, जैसे हमें यहाँ पर जो पढ़ना है इस एस्पेक्ट्स में, वो क्या पढ़ना है, एक तो 2 पार्ट में इस आंसर को करना है हमें, हर एक पॉइंट को 2 पार्ट्स में करना है। क्लियर? एक तो पढ़ना है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, एक तो वो पढ़ेंगे। और दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे ही मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, और फिर उसको प्रभाव डालने वाले कारक। फिर ऐसे ही सामाजिक विकास ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस और उसे प्रभाव डालने वाले कारक। फिर ऐसे नैतिक विकास ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस और उसे प्रभाव डालने वाले कारक। अब इसमें भी ये सारे नहीं करने होंगे, आपके 3 से 4 हैं जो आपको मेनली पेपर में आते हैं, तो हमें वही वाले करने हैं। क्लियर? तो उन्हीं को हम यहाँ करेंगे। तो जैसे सबसे पहला हमारा कौन सा आ जाता है, ये तो हमें करना ही करना है, फिजिकल डेवलपमेंट। तो पहला हमारा पार्ट इस क्वेश्चन के आंसर में क्या आता है, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला शारीरिक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला शारीरिक विकास। आपको मैं एक ऐसी टेबल बता रही हूं जिसमें आपका ये आंसर जो बुक में 3 से 4 पेजों में दिया हुआ है, वो यहाँ एक टेबल से पूरा हो जाएगा। ठीक है?
आपने बुक वगैरह ले ली बेटा? आगे आ जाओ, इतना पीछे बैठ गए हो आकर। आगे आ जाओ। लास्ट टाइम आए थे आप ना? नहीं आए थे, फर्स्ट क्लास है। किस किस की फर्स्ट क्लास है? अच्छा, और जो पिछली बार बच्चे आए थे उनमें सिर्फ एक ही आई हुई है, हैं? बी रेगुलर। अभी सब बच्चों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स हैं। दोज हु कैन कम आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? अरे यार, एक तो ना विंटर्स में हाथ नहीं चलते। तो देखो, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस को आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे यहाँ इन्फेंसी पीरियड, यहाँ चाइल्डहुड पीरियड, और यहाँ पर एडोलेसेंस, किशोरावस्था, और इसमें होने वाला शारीरिक विकास। तो सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें आप हाइट, ऊंचाई, बच्चे की तीनों अवस्थाओं में क्या होती है, वेट, भार क्या होता है, फिर ऐसे हेड एंड ब्रेन, ये हेडिंग आएंगी, आप वन बाय वन करके इसको कर लेना। सिर और मस्तिष्क हिंदी में कहते हैं इसे। सो हेड एंड ब्रेन आ गया। फिर इसके बाद मसल्स, वेट आ जाएगा, मांसपेशियों का भार, फिर आ जाएगा बोन्स, हड्डियों की संख्या, फिर आ जाएगा बोन्स के बाद आप टीथ लिख सकते हो। टीथ भी काउंटेबल होते हैं ना, दांत, दांतों की संख्या, ठीक है? कितने हुए? 2 3 4 5 6। एक हार्ट बीट 7। तो हार्ट बीट कैसी होती है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है, टेबल में। तो जैसे सबसे पहले अगर हम हाइट को लेकर बात करते हैं, तो जो बेबी बॉय की हाइट होती है वो क्या होती है? 20.5 इंचेस। ये किसकी हाइट होती है? बेबी बॉय की हाइट होती है। और बेबी गर्ल की हाइट क्या होती है? 20.3 इंचेस एट द टाइम ऑफ बर्थ। छोटा बच्चा जो होता है बेबी बॉय, उसकी हाइट कितनी होती है? 20.5 इंचेस। और बेबी गर्ल की हाइट कितनी होती है? 20.3 इंचेस, ठीक है? अब ये जो हाइट होती है, अब जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, तो हर साल उसकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ जाती है, ठीक है? तो हर साल जो हाइट है वो क्या होती है? एवरी ईयर हाइट इंक्रीजेस 2 to 3 इंचेस। तो चाइल्डहुड में पूरे यही चलता रहता है, बच्चों की हाइट सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड में ही बढ़ती है और 2 से 3 इंच तक हर साल बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? और यहाँ पर क्या आ जाता है? मैक्सिमम हाइट। इसके बाद बढ़ते हैं कोई बच्चे? हम लोग इसके बाद लंबे होते हैं? नहीं होते ना। तो मैक्सिमम हाइट गर्ल्स कब तक ले लेती हैं? 16 साल तक। और बॉयज कब तक ले लेते हैं मैक्सिमम हाइट? 18 साल तक। 14 ईयर्स, YR ईयर्स, 14 ईयर्स तक मैक्सिमम हाइट बॉयज गेन कर लेते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हाइट से रिलेटेड। आप इसी को पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो हाइट से रिलेटेड पूरा आपका आंसर एक प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है? वेट। वेट मतलब भार। अब भार जो है वो कैसे चेंज होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे का, बेबी बॉय का जो वेट होता है वो 7.15 पाउंड होता है। क्या होता है? 7.15 पाउंड। और बेबी गर्ल का वेट होता है 7.13 पाउंड। और पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स में, जो बेबी बॉय मतलब बच्चों का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? जन्म के समय का डबल। मतलब जन्म के समय जितना भी वेट है, तो पहले 6 महीने में 6 महीने के बच्चे का वेट अपने जन्म के समय का डबल होगा। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी पूरा जब 1 साल हो जाएगा, उस समय बच्चे का वेट क्या हो जाएगा? ट्रिपल। क्या हो जाएगा? तिगुना जन्म के समय का। मतलब 1 साल के बच्चे का वेट अगर हम करें तो वो जन्म के समय का कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली तिगुना होता है। क्लियर? तो ये चीज हो गई वेट के बारे में। अब अगर हम वेट की बात करें चाइल्डहुड स्टेज में,
तो एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, क्योंकि 12 साल तक हमारा चाइल्डहुड रहता है ना, तो एट द एज ऑफ 12 ईयर्स जो बच्चों का वेट होता है चाइल्डहुड अवस्था में, वो किससे किसके बीच में होता है, 80 टू 95 पाउंड के बीच में आ जाता है। जो ये जन्म के समय ये वेट था ना, वो कितना हो गया यहाँ पर आते आते 80 से 95 पाउंड के बीच में लड़कियों का, लड़कों का अंदाजन ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में वेट होता है। इज इट क्लियर? और एट द एंड यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बॉयज होते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो गर्ल्स का वेट बॉयज के वेट से ज्यादा होता है। इस अवस्था में ना लड़कियां भारी होती हैं लड़कों से, क्योंकि लड़कियों में मैच्योरिटी भी जल्दी आती है, तो लड़कियों का वेट इस अवस्था में जल्दी बढ़ रहा होता है एज कंपेयर टू बॉयज। लेकिन इस अवस्था में दोबारा से जब मस्कुलर डेवलपमेंट बॉयज का फिर होता है तेज एकदम इस अवस्था में, तो उस टाइम पर बॉयज का वेट गर्ल्स के वेट से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है बेटा, हाइट हो गया, वेट हो गया। अब हेड और ब्रेन की बात हो रही है। पहले हेड की बात करते हैं। तो जो हेड की लेंथ होती है ना, लेंथ की बात हो रही है, लंबाई। अगर सिर की लंबाई को नापे तो वो कितनी होती है, 1/4 ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। क्या होती है वो, 1/4 ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। कुल शरीर की लंबाई की 1/4 सिर की लंबाई। सिर की लंबाई कितनी होती है, कुल शरीर की लंबाई की 1/4, मतलब शरीर की लंबाई नाप लो जितनी भी है उसकी 1/4 आपकी कम से कम। तभी तो कहते हैं बच्चे के सर को संभालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 25% तो सर ने ही ले लिया शरीर का, बाकी 75% में पूरी बॉडी बनी हुई है, तो सर को संभालना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और इसके अलावा ब्रेन का वेट कितना होता है, वेट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का भार, ये ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और हेड का मतलब सिर, सिर और मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम्स। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम्स। कब होता है ये, इन्फेंसी पीरियड में। अब दूसरी अवस्था में देखो क्या होता है, लेंथ की पहले बात करेंगे। सो लेंथ जो होती है एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 90% ऑफ एन एडल्ट। सिर की लंबाई कितनी हो जाती है अगर नापा जाए, तो एक एडल्ट से अगर नापा जाए, प्रौढ़ व्यक्ति से, सिर की लंबाई एक बच्चे की कितनी होगी, 6 साल का बच्चा, और एक प्रौढ़ के साथ उसके सर की लंबाई नापो 90% कम से कम, मतलब खाली 10% ही ग्रो होना बाकी होता है। ठीक है? और अगर एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स बात करें, एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल तक पूरा एडोलेसेंस ही रहता है ना, चाइल्डहुड ही रहता है, सॉरी। तो 12 साल के अंत में अगर देखेंगे तो ये परसेंटेज क्या बन जाता है, 95% ऑफ एन एडल्ट। क्लियर? और यहां पर आते आते इसमें 12 से 18 में, तो यहां पर यही परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100%। यहां पर ये परसेंटेज क्या हो जाता है, 100%। और दूसरी बात, ये जो 350 ग्राम वेट ऑफ ब्रेन था वो आगे चल के चेंज हो जाता है, तो वेट ऑफ ब्रेन कितना हो जाता है, यहां पर 1000 ग्राम और यहां पर हो जाता है 1200 से 1400 ग्राम। आप इसकी पिक्चर क्लिक करनी है तो कर लो, और फिर घर जाके इसके नोट्स बना लेना। क्लियर? तो देखो ये जो वेट ऑफ ब्रेन था वो 350 ग्राम से शुरू हुआ, यहां पर आकर ये 1000 ग्राम हो गया, और लास्ट में आकर ये 1200 से 1400 ग्राम हो गया। क्लियर? समझ आया सबको? सो ये तीसरा पॉइंट हो गया, वेट और ब्रेन। अब इसके बाद हम बात करेंगे मसल्स वेट की। मसल्स का वेट, मांसपेशियां, शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, अगर बच्चे की मांसपेशियों को निकाल दिया जाए और पूरे शरीर के भार से कंपेयर किया जाए तो एक परसेंटेज बन के आएगा। तो वो परसेंटेज क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मांसपेशियों का भार। कर दूं आगे बेटा, कर दूं? तो जो मांसपेशियों का भार होता है वो कितना होता है, वो हम बात कर रहे हैं, मसल्स।
मसल्स का वेट यहाँ पर होता है 23% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। क्या होता है? 23% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यहाँ पर आ जाता है यही 27% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मसल्स वेट। क्या लिखोगे? मसल्स वेट। मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 23%, यहाँ 27% और यहाँ तक आते आते कितना हो जाता है? 44%। इज इट क्लियर? ये हो गया। अब इसको हम क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर कर पा रहे हैं ना, तो इसीलिए ग्रोथ का पार्ट है। फिजिकल चेंज है ना, ग्रोथ में आता है। क्लियर? और डेवलपमेंट में भी आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट में सारे ही पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो ये मसल्स का हो गया। फिर हमारा क्या था वहाँ पे? बोन्स, हड्डियाँ थी ना। सो यहाँ पर 270 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर थोड़ी और बढ़ती हैं, 350 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से हमें जो कुछ छोटी हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो लास्ट में बच्चे की कितनी हड्डियाँ रह जाती हैं? 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। 206। तो यहाँ पर कितनी रह जाती हैं लास्ट में? 206 हड्डियाँ। इज इट क्लियर? समझ आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं बोन्स के बाद। मसल्स हो गया, बोन्स हो गया, हड्डियों की संख्या। टीथ, अब क्या है? टीथ। अब दांतों की संख्या। जो जन्म के समय कौन से टीथ निकलते हैं बेटा? एक तो मिल्क टीथ। यहाँ पर कौन से निकलते हैं? परमानेंट टीथ। इन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत, इन्हें स्थायी दांत। और यहाँ पर निकलता है विजडम टूथ, जिसे हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। विजडम टूथ माने अक्कल दाढ़। यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 20। यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ होते हैं 28 और यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ हो जाते हैं 32। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हो गया दांतों की संख्या। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्या बचा उसमें? हार्ट बीट। ये 3 हो गए थे ना वहाँ पे, वहाँ कितने हो गए थे? 3 या 4 पॉइंट। यहाँ हमारा 1 2 3 हो गए थे। उसके बाद हमने ये कर लिया, मसल्स वेट, बोन, टीथ हो गया और एक हार्ट बीट रह गया। एक क्या रह गया हमारा? हार्ट बीट रह गया। हृदय की धड़कन। हार्ट बीट का मतलब क्या है? हृदय की धड़कन। तो सबसे फास्ट होती है सबसे पहले 1 मिनट में 140 बार। छोटे बच्चे की हार्ट बीट क्या होती है अगर उसको मेजर किया जाए तो 1 मिनट में 140 बार। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो 1 मिनट में 85 टाइम्स। कितनी होती है? 85 टाइम्स। और एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन क्या होती है? तो 1 मिनट में, तो देखो स्लो डाउन होती जा रही है ना, तो आगे चलते जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये स्लो डाउन होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हमारा हार्ट बीट हो गया। क्लियर? इसकी पिक्चर लेनी हो तो ले लो, जैसे करना है कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो पहला पार्ट हो गया वेरियस स्टेजेस में होने वाला फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कि इसको इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। क्लियर? तो इसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं? तो जैसे देखो, पहले बच्चे का एनवायरनमेंट, बुक में दिए हुए हैं ये सब चीज़ें। एनवायरनमेंट पहला फैक्टर है, वातावरण। सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऐसे हेडिंग डाल लो, मैं समझाती जाऊंगी, जो पॉइंट आपको नोट करना हो ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, और यहाँ पॉइंट्स आप हेडिंग कर सकते हो। ठीक है? तो पहला फैक्टर क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा? एनवायरनमेंट यानी वातावरण। जैसा वातावरण मिलेगा बच्चे को घर पर, उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसका तो एक प्लस रोल होता ही है कि आप उसको खाना पीना रहन सहन किस तरह का दे रहे हो। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर पड़ता है। स्वस्थ शरीर तो तभी होगा ना जब हमारे को सब कुछ अच्छा मिले, खुली हवा भी मिले, सनलाइट भी मिले, सब कुछ मिले। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इसके अंदर काउंट होते हैं। क्लियर? एनवायरनमेंट भी वैसे 2 तरह का हो सकता है, जन्म से पहले माता का वातावरण और जन्म के बाद बच्चे का वातावरण। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो माता का एनवायरनमेंट होगा। अगर माँ अच्छा खाएगी, यानी माँ की फिजिकल हेल्थ और माँ की मेंटल हेल्थ, उसका प्रभाव बच्चे की फिजिकल हेल्थ और बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ जन्म के बाद जो हम उसको खान पान दे रहे हैं, जिस तरह का हम उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उस चीज़ का प्रभाव भी उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर पड़ता है। क्लियर? दूसरा इसके बाद आया था जैसे लव और अफेक्शन। दूसरा फैक्टर इन्होंने क्या बताया? लव एंड अफेक्शन, स्नेह। तो हम जितने प्यार से बच्चे को पालते हैं, जितना उसको केयर करते हैं, उसकी ज़रूरतों का ध्यान देते हैं, उसको पूरा अच्छे से हर बात समझाते हैं, हर चीज़ उसकी केयर से टैकल करते हैं,
तो इससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर हम बच्चे को ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तीसरा इन्होंने बताया प्ले और एक्सरसाइज। आप जितना फिटनेस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही ऑलरेडी, प्ले और एक्सरसाइज। जितना हम खेलते हैं छोटे बच्चे, जितना वो एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है, क्योंकि इसका तो डायरेक्टली कनेक्शन होता है। फिजिकली फिट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज किसी ना किसी तरह की या कोई ना कोई खेल रोज़ में करना चाहिए, उससे हमारी फिजिकल फिटनेस डेवलप होती है। इसके अलावा स्लीप एंड रेस्ट, निद्रा और विश्राम, कि अगर हम अच्छे से मतलब सोते हैं, नींद पूरी करते हैं। छोटे बच्चे को तो नींद पूरी कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरू के जो शुरुआती साल होते हैं उसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो क्रूशियल पीरियड इन्फेंसी पीरियड को कहा गया है, तो वहाँ पर तो बच्चे को प्रॉपरली, जैसे बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में सोते भी हैं, देखा होगा, तो बच्चों को सुलाना अच्छा होता है। क्लियर? तो वो जितना सोएं, जब सोना चाहें उनको सुला देना चाहिए। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा फूड, भोजन, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो फूड तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, खुराक है वो शरीर की। तो अगर अच्छा फूड बच्चे को मिलेगा तो उससे भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया, प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, यानी कि नियमितता का अभ्यास। नियमितता का अभ्यास क्या बोलता है कि ये सब चीजें एक दिन नहीं करनी है, हमेशा करनी है, रोज करनी है, बिना नागा के करनी है, डिसिप्लिन के साथ करनी है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप बच्चे को फूड दे रहे हो, प्रॉपर फूड दे रहे हो, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार दे रहे हो, बाकी 5 दिन बच्चा जंक फूड खा रहा है, तो फिर क्या उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा? हो गया ना? तो ये प्रभाव डाल रहा है बच्चे के ऊपर। तो जो भी काम हमें करना है बच्चे के लिए, उसे रेगुलरिटी से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ नियमितता का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, सेफ्टी, बच्चे को परिवार से जो सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है उसकी ज़रूरतों को लेकर, उसे डर लग रहा है, उसे घबराहट हो रही है, उसे पैसे मतलब उसको कुछ खाना है, कुछ लेना है बाजार से, अपना कोई सामान लेना है, तो सब चीज़ें कौन पूरी करेगा ना? फैमिली पूरी करती है। उस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी परिवार से मिलती है। तो अगर परिवार ना हो, जिन बच्चों का कितने अकेले होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों का भी फिजिकल फिटनेस पर प्रभाव पड़ता है। और हेरिडिटी का भी पड़ता है कि जन्म से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें, अगर माता पिता स्वस्थ होंगे तो उनकी पैदा होने वाली संतान भी स्वस्थ होगी। इज इट क्लियर? तो ये तो फर्क पड़ता ही है। तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो आपने बताना ही है, और बाकी सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट वाले ही हैं, ये जो उसके सब पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस और उन्हें प्रभाव डालने वाले कारक। अब दूसरा हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस और उसे प्रभाव डालने वाले कारक। इज इट क्लियर? तो ये हमने समझना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये बताएंगे, जब आप ये बताओगे मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, हमने क्या बताना है, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस, और दूसरा हमने क्या बताना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले अलग अलग अवस्थाओं में होने वाला मानसिक विकास। तो पहले मानसिक विकास होता क्या है वो बात करते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सो मस्तिष्क में अमूर्त चिंतन का विकास, विभिन्न जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास, समाज में समायोजन की योग्यता का विकास। तो ये जब सभी विकास की बात करें तो सब मेंटल से रिलेटेड है। तो व्यक्ति माइंड से अगर विकसित होगा तभी तो वो समस्याओं को हल कर पाएगा। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, माइंड से करते हो। आपके माइंड में मेंटल प्रोसेसिंग होती है, उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। किसी के साथ आपको एडजस्ट करना है, छोटी छोटी बातों पर सारा दिन हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट भी किसकी वजह से होता है, मेंटल प्रोसेसिंग की वजह से ही होता है। या हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में डेवलप करनी है, अमूर्त चिंतन का विकास करना है। तो चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त, यानी कि एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। ये हमेशा याद रखो। जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है वो क्या होती है, जो बच्चा सामने देख रहा है उस चीज़ को देखने से उसका जो चिंतन विकसित हो रहा है। जैसे क्लास में टीचर डॉग के बारे में बता रहा है बच्चे को कि डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है,
और उसके 4 पैर होते हैं, वो बार्क करता है, उसको घर में लोग रखते हैं, घर की रखवाली के लिए रखा जाता है, लेकिन साथ साथ मैं उसकी इमेज भी दिखा दूँ डॉग की, तो इसका मतलब मैं आप में कौन सी थिंकिंग डेवलप कर रही हूँ? कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त चिंतन का विकास कर रही हूँ। लेकिन अगर यही विकास बाद में चल के हमें बच्चे में करना है तो हम हर चीज़ की इमेज नहीं दिखाते। जैसे बड़े बच्चों को क्लासरूम में कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक समझाने के लिए उसकी इमेज नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ऐसे ही आप बोलते हो, भाषा का यूज़ करते हो और बच्चे को समझ आ जाता है। जैसे बड़े बच्चे को हर बार डॉग की इमेज नहीं दिखाई जाएगी डॉग के बारे में बताने के लिए, आप उसको नाम लोगे कि डॉग, तो उसे समझ में आ जाएगा, वो इमेजिन कर लेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। मैं आपसे बोलूँ स्पेस, आप इमेजिन कर लोगे, मेरे शब्द आपके लिए इनफ हैं, जो भी बात मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो। तो जब इस तरह से बिना कोई ऑडियो विजुअल एड के, बिना कोई चित्र दिखाए, बिना कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाए, अगर हम बच्चे की थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं सिर्फ भाषा के द्वारा, सिर्फ साइंस और सिंबल्स के द्वारा, तो इस तरह का चिंतन क्या होता है? मूर्त की जगह अमूर्त चिंतन होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। तो हमें मेंटल प्रोसेसिंग जब डेवलप करते हैं तो हमें बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी धीरे धीरे करके डेवलप करनी होती है। इज इट क्लियर? तो लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है, उसके बाद ही चल के बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तभी तो छोटी क्लास के बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत यूज़ करते हैं टीचर्स क्लास में। स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, उनको हर चीज़ समझाने के लिए सामने दिखाई जाती है कि पहले वो उसकी इमेज अपने माइंड में फ्रेम कर लें, और जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आप उनको लेक्चर मेथड से भाषा का प्रयोग करके, साइंस और सिंबल्स का यूज़ करके भी कोई भी चीज़ समझा सकते हो। जैसे कि मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ तो मुझे इमेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो शब्द है वही काफ़ी हैं आपको वो चीज़ समझाने के लिए। तो मेंटल डेवलपमेंट समझ में आ गया। डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। सो ये सब एबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास अलग अलग अवस्थाओं में कैसे होता है अगर हम बात करते हैं, आपका ना बेटा इतना डिटेल में है नहीं, मानसिक विकास अलग अलग अवस्थाओं में कैसे होता है। अगर होता तो मैं करा देती, आपकी बुक में ना दिया नहीं ना हुआ ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ फैक्टर्स दिए हुए हैं। हाँ, खाली तो फैक्टर्स कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। बीएड में तो मैं करवाती हूँ ये सब चीज़ें ना, तो लेकिन आपका है नहीं तो इतना फालतू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ फैक्टर्स है चारों के आपके। तो जैसे पहले के फैक्टर समझ में आ गए ना, आप यहाँ पर भी थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दो जैसे मैंने बताया, उसके बाद फैक्टर्स बता दो। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मानसिक विकास को प्रभाव डालने वाले? पहला फैक्टर होता है कि न्यूट्रिशनल डाइट ड्यूरिंग इन्फेंसी आप बच्चे को कैसे दे रहे हो, यानी कि पोषण वाला भोजन। मतलब अगर आप उसे अपर्याप्त भोजन दोगे तो बच्चे का, क्योंकि इन्फेंसी पीरियड इज कंसीडर्ड एज क्रिटिकल पीरियड, और हम कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर इन्फेंसी पीरियड में, शैशवावस्था में बच्चे को अच्छी डाइट नहीं मिलेगी तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? न्यूट्रिशनल डाइट ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था में मिलने वाला भोजन। समझ आया? तो अगर वो भोजन अच्छा मिलता है, पर्याप्त मिलता है, बैलेंस डाइट मिलती है, तो उसकी बॉडी हेल्दी होगी, और अगर शरीर स्वस्थ होगा तो माइंड अपने आप ही फिट होगा। इज इट क्लियर? तो फिजिकली फिट बॉडी हैज ऑलवेज हेल्दी माइंड, आप ये बता सकते हो। और वरना इन्फेंसी पीरियड में जो गरीब परिवार होते हैं जिनको फूड अच्छे से नहीं मिलता, या जो अपने बच्चे को एक टाइम की डाइट भी नहीं दे पाते, तो उनके बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आती हैं। जैसे उनको कभी क्वाशियोर्कर हो जाता है, मरासमस, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है ना, PEM, तो वो वाली बीमारियां हो जाती हैं उन बच्चों को, और उनका मेंटल डेवलपमेंट भी फिर आगे चल के अच्छा नहीं होता। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जिस समय बच्चा बीमार होता है उस समय उसका मेंटल डेवलपमेंट, अगर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो मेंटल डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सभी कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो बच्चे को अच्छी ग्रोथ के लिए ना अच्छी डाइट का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहला फैक्टर समझ आ गया, डाइट जो आप उसको दे रहे हो ड्यूरिंग इन्फेंसी। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। दूसरा फैक्टर मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट डालने वाला क्या है बेटा? हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। अब हेरिडिटी कैसे? जीन्स का इफेक्ट, क्योंकि जो इंटेलिजेंस बच्चे को मिलता है ना बेटा, बुद्धि,
उसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जो जन्म से बच्चे को बुद्धि मिलती है ना, वो वही बुद्धि उसके पास जीवन भर रहती है। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है तो वो गिफ्टेड नहीं बन जाएगा, उसकी बुद्धि वही रहेगी। अगर कोई एवरेज चाइल्ड है तो उसकी बुद्धि वही रहेगी, और अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसकी बुद्धि वही रहेगी। बुद्धि के क्वांटम को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ओनली द कैपेबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड। इसका मतलब यह है कि जन्म के समय अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ है तो आप सिर्फ उसको थोड़ा सा बहुत ट्रेनिंग देकर, बहुत सारी ट्रेनिंग देकर, सिर्फ उसको अपनी क्रियाएं, जैसे अपने काम छोटे छोटे करने, अपने कपड़े खुद पहनना, अपने जूते खुद पहनना, अपने शर्ट के बटन बांधना, धीरे धीरे करके कमरे के स्विचेस ऑन ऑफ करना, थोड़े थोड़े अपने काम खुद से कर लेना, तो जितना उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी क्रियाओं को विकसित कर सकते हो। लेकिन उसको ये नहीं कर सकते कि आप उसको मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आप गिफ्टेड चाइल्ड नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? तो बुद्धि हेरिडिटी का फैक्टर होती है। बुद्धि का जो क्वांटम होता है वो जन्म से मिलता है, और जन्म के बाद सिर्फ हम उसकी योग्यताओं का विकास करते हैं बाय ट्रेनिंग, बाय प्रैक्टिस। जैसे हम उसको स्कूल भेज रहे हैं, हम उसे घर में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है? सिर्फ उसकी योग्यता का विकास हो रहा है। लेकिन ये नहीं हो रहा कि कोई एवरेज चाइल्ड है तो आप उसको गिफ्टेड चाइल्ड बना रहे हो, वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो क्वांटिटी मिली है ना, वो हमें जन्म से मिली है। बात समझ आ गई? तीसरा पॉइंट फैक्टर है इसमें सेक्स डिफरेंस, यानी कि लिंग भेद का अंतर। जैसे कहते हैं ना, लड़कियां एज कंपेयर टू बॉयज जल्दी मैच्योर होती हैं, तो इसलिए लड़कियों का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो अर्ली होगा एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टडीज भी की गई हैं, तो वो चीज़ मतलब यही प्रूव करती हैं कि जो गर्ल्स का मेंटल डेवलपमेंट होता है वो अर्ली होता है एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका इसमें नीड ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरण की आवश्यकता। मेंटल डेवलपमेंट के लिए उपलब्धि अभिप्रेरण की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो अचीवमेंट के लिए। इज इट क्लियर? तो अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चे को अच्छा करने के लिए जो आप मोटिवेट कर रहे हो उसे अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। तो बच्चे को कोई भी क्रिया करने के लिए अभिप्रेरणा माता पिता की आकांक्षाओं से संबंधित होती है। जैसे पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए कोशिशें करता है, तो इसका भी प्रभाव उसके मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ेगा कि किस तरह का अचीवमेंट मोटिवेशन पेरेंट्स से बच्चे को मिल रहा है। अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। फिर स्कूल, अगला फैक्टर इसमें क्या आ जाता है? स्कूल यानी विद्यालय। तो जिस तरह के स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं तो सब बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजता है, कोई आर्य समाजी स्कूल में भेज रहा है, कोई सरदारों के स्कूल में भेज रहा है, कोई किसी और स्कूल में भेज रहा है, राधा कृष्णन के स्कूल्स हैं उनमें भेज रहा है, कोई नवोदय विद्यालय में भेज रहा है, कोई केंद्रीय विद्यालय में भेज रहा है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्कूल्स। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी प्रभाव, वहाँ पर कैसी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, कैसे टीचर्स हैं, किस तरह का पढ़ाने का तरीका है, किस तरह का करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ता है। क्लियर? स्कूल के बाद आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ेगा। अगर पैसे हैं, समाज में एक अच्छा स्टेटस है, तो आप बच्चे के लिए कोई भी चीज़ बच्चा मांगेगा आप लाकर दे सकते हो। आप संपन्न परिवार है तो उससे बच्चे का, जिस बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, सब चीज़ें मिलती हैं, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। और जिसको नहीं मिल पाती, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का प्रभाव भी मेंटल डेवलपमेंट पर पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आ जाता है इसमें इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी द्वंद्व और कुसमायोजन का प्रभाव। द्वंद्व और कुसमायोजन क्या होते हैं कि जैसे सपोज फैमिली में क्वारलिंग पेरेंट्स हैं, झगड़ालू माता पिता, या ब्रोकन होम्स हैं, टूटे हुए घर, या सिंगल पेरेंट चाइल्ड है कि एक ही पेरेंट है बच्चे का, या माँ या पिता, और या फैमिली में फैमिली मेंबर्स में लड़ाई होती है, या एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स द चाइल्ड, माता पिता का अपने बच्चे के लिए अभिवृत्ति कैसी है, मतलब वो पॉजिटिव बच्चे को देखते हैं या नेगेटिवली बार बार बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे के मन में द्वंद्व पैदा होते हैं। अगर हम बच्चे को प्यार करेंगे तब तो नहीं होंगे,
लेकिन अगर हम बच्चे को, जैसे एक माता पिता के एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, तो कई बार वहाँ भी पार्शियलिटी हो जाती है कि वो एक छोटे को सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या एक सबसे बड़े को ही सब सारा महत्व दिया जा रहा है, बीच वाले तो लगते हैं हम क्यों पैदा हुए हैं इस परिवार में आके, होती है ना ये फीलिंग्स। तो इसकी वजह से भी बच्चों में द्वंद्व पैदा होता है और उनका मेंटल डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर। अगला पॉइंट फैमिली। सो फैमिली का प्रभाव भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ेगा। परिवार, उसके सदस्य है, उनका इकोनॉमिक, मेंटल स्टेटस कैसा है, तो उसी से बच्चे का भी मेंटल स्टेटस फ्रेम होता है। अगर परिवार में माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चा भी अपने आप उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ रहा है, तो इन चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे आ जाता है फिजिकल ग्रोथ। बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव उसके मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ। तो अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो मेंटल डेवलपमेंट भी उसका अच्छा होगा, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ आ गया। तो ये भी होता है एक फैक्टर। इसके अलावा एनवायरनमेंट हमने बहुत बार पढ़ लिया। ये सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा हमारे क्या, जो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, और यहाँ आ गए फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। सो पहले तो फिर वही, जैसे वहाँ हमने मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है मैंने बताया था ना, मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, टू एडजस्ट इन द सोसाइटी और टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो सब आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है। हमारे संवेग पता है क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, हंसना, रोना, गुस्सा करना, डर जाना, घबरा जाना या सेंसिटिव हो जाना, ये सब क्या है, हमारे इमोशंस के अलग अलग पहलू हैं, होते हैं ना। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस। इसका मतलब क्या होता है, संवेगात्मक विकास से तात्पर्य है अपने संवेगों पर नियंत्रण पाने की योग्यता का विकास। यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो इतना गुस्सा ना आ जाए कि हमें हार्ट अटैक आ जाए और हम मर गए, भाई फायदा क्या हुआ फिर इतना गुस्सा करने का। तो जिस समय हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है, तो इस एबिलिटी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी अपने संवेगों को बैलेंस करना। बैलेंस करना माने बहुत ज़्यादा हंसने की बात है तो हंसते हंसते भी हार्ट अटैक आ जाता है भाई लोगों को, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो हंसी। तो उतना नहीं हंसना, उतना नहीं रोना, उतना गुस्सा नहीं करना, उतना नहीं डरना कि ये प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर, मतलब ये इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाएं। तो उनको बैलेंस करने की योग्यता का विकास, उसी को क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसे प्रभाव डालने वाले कारक क्या होते हैं बेटा, जब इमोशंस की बात आती है ना तो हमारे इमोशंस जो है ना सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं, समाज से, क्योंकि सामने वाला कैसा है उसी से ही तो हमारे इमोशंस होते हैं विकसित, है ना। तो इसके जो फैक्टर्स है ना वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हैं जैसे, ठीक है। तो जैसे पहला फैक्टर इन्होंने बताया यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल का वातावरण, यही है ना पहला फैक्टर। सोशल एनवायरनमेंट माने स्कूल एनवायरनमेंट माने स्कूल का वातावरण। तो स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट, जैसे स्कूल माने पियर्स आपके जिनके साथ आप खेलते हैं, सहपाठी, और या टीचर्स या प्रिंसिपल या अदर स्टाफ, स्कूल में सभी लोग होते हैं। तो वो बच्चे के साथ कैसे, बच्चों से कैसे बात करते हैं, कैसे हैंडलिंग करते हैं, तो इस चीज़ का प्रभाव बच्चों के इमोशंस पर पड़ता है। क्लियर। एक हेल्दी इमोशनल एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना जरूरी है। अगर वो मिलेगा तो बच्चे के इमोशंस अच्छे से डेवलप होंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे के इमोशंस डेवलप होने से रह जाएंगे। क्लियर। दूसरा, फैमिली और नेबरहुड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर बच्चा स्कूल से आया तो वो खेलने चला जाता है मित्रों के साथ, शाम को अगर फ्रेंड्स बुला रहे हैं 5 बजे तो बच्चा नीचे पहुँच जाएगा। अब उन फ्रेंड्स का भी इफेक्ट बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगर फ्रेंड्स अच्छे हैं, अच्छे से उसको टैकल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चीज़ का प्रभाव भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पर पड़ेगा। और अगर लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, अपने अपने ग्रुपिंग्स में रहते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, बच्चे की बात नहीं सुनते हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना, उसको गुस्सा आएगा, तो उसके इमोशंस कैसे होंगे, इम्बैलेंस होंगे। तो इस चीज़ का प्रभाव बच्चे पर कैसा पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। तीसरा आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य
और शारीरिक विकास। बेटा जो हेल्थ वाला है ना, फिजिकल डेवलपमेंट वाला पॉइंट, ये फैक्टर तो सब में ही आता है, क्योंकि अगर शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे तो ना तो हमारा मेंटली हम हेल्दी होंगे और ना ही हमारे इमोशंस डेवलप होंगे। जब हम बीमार होते हैं तो हमें कितनी चिड़चिड़ाहट होती है, हमारा किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। तो फिट होना तो वैसे ही ज़रूरी है। अगर हम फिजिकली फिट होंगे तभी तो हम मेंटली साउंड होंगे, और मेंटली साउंड होंगे तो इमोशंस अपने आप ही हमारे क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट आ जाता है इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, बौद्धिक दक्षता। इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना बेटा, वो तो अपने आप ही सिचुएशंस को टैकल कर लेते हैं, वो अपने आप को पढ़ने ही नहीं देते उल्टे पुल्टे इमोशंस में, मतलब उनके ऊपर उनके इमोशंस हावी नहीं हो सकते। इफ यू आर इंटेलिजेंट यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स मेंटली और इंटेलेक्चुअली, तो आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा इंटेलिजेंट कम है तो वो दुख में चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो क्या चला जाएगा, दुख मनाने लग जाएगा उस चीज़ का। वो ये नहीं सोचेगा कि ये तो टेम्परेरी है, हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, तो मुझे इससे परेशान नहीं होना, बल्कि एक खिलाड़ी की तरह इसे सॉल्व करना है। लेकिन देखो होता है ना, फिर भी हमें परेशानी होती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम मशीन तो है नहीं कि हमें फीलिंग ना हो, तो फीलिंग्स आती हैं तो परेशानी भी होती है। कई लोगों की फीलिंग्स उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लियर, समझ आया? तो ये भी एक पॉइंट है कि हमारे इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी कैसी है। अगला आ जाता है एज, आयु। सो आयु के अकॉर्डिंगली भी इमोशनल मैच्योरिटी आती है। जैसे छोटा बच्चा, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो सड़क पर लेटकर रोने लग जाएगा। अगर बड़ा व्यक्ति सड़क पर लेटकर रोकर अपनी बात को मनवाए तो कैसा लगेगा, बहुत बैड लगता है ना, हम तो नहीं कर सकते ये चीज़। तो क्या आ गया, हमारे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है। तो छोटे बच्चों में इमेच्योरिटी होती है, वो ये बात नहीं समझते कि किस तरह से बिहेव करना है, तो वो चीज़ उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो छोटे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आती है, एक ट्रेनिंग हमें मिलती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, तो हम अपने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। एंड द लास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सोशल और इमोशनल, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों का सोशल माने फ्रेंड सर्कल और इमोशन माने इमोशंस, तो जिन बच्चों का फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, इन सब से कनेक्शन अच्छा होता है तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। जैसे जो बच्चे जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, उनके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको भी तो अलग अलग तरह के इमोशन सामने देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे स्मार्ट ज़्यादा होते हैं और उनको पता होता है अपने आप को कैसे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालना है। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में होते हैं उन्हें तो एडजस्ट करना ही नहीं आ पाता, इमोशंस पर उन्हें गुस्सा भी जल्दी आएगा, एडजस्टमेंट भी नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहने का मतलब, जिन बच्चों का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, जिन बच्चों का सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट आगे, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों का दृष्टिकोण। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों का दृष्टिकोण। यह भी पॉइंट होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ना, उनका बच्चा एकदम काला बेकार भद्दा भी होगा ना, तो भी वो उसको ऐसा फील कराते हैं कि नहीं, यू आर द मतलब एक्सट्रीम फॉर मी, यू आर द यूनिक फॉर मी, मतलब तुमसे बेहतर कोई नहीं है। एक माता पिता की नज़र में अपना बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब प्रीशियस होता है। वो जो प्रीशियस फील कराना है वो पेरेंट्स ही करवा सकते हैं। तो अगर ये चीज़ पेरेंट्स अच्छे से करते हैं तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसमें कितनी मर्जी कमियाँ हों, लेकिन माता पिता के कहने से वो अपने आप को यूनिक समझता है, स्पेशल समझता है, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और अगर माता पिता का एटीट्यूड नेगेटिव होगा टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, तो इस चीज़ का उनके इमोशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर फैटिगनेस, थकावट, अगर हमें थकान हो जाती है काम को करते करते तो इमोशंस वैसे ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, कि जैसे हमें नींद आ रही है तो मैं अपने आप, मेरे अंदर इरिटेशन आ जाती है, भाई मुझे सोने दो, मैं अब थक गई काम कर करके, तो मतलब कि इमोशंस अपने आप ही क्या हो गए, उससे चेंज हो गए। क्लियर? अगर हम सुबह उठते हैं फ्रेश फील करते हैं, उस समय हम कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम पीस, काम फुल ऐसे होते हैं,
खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्रेश फील कर रहे हैं। सो थकावट का भी इसके साथ कनेक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट आगे अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन लेवल, फैमिली की सोशल स्टेटस, कई बार बर्डन ऑफ वर्क, हमारे को ज़्यादा काम करना पड़ता है जिस दिन इरिटेशन आ जाती है भाई करते करते, तो ऐसे फील होता है हम मशीन थोड़ी हैं। फिर गरीब परिवार के बच्चों में इमोशनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है, क्योंकि ज़रूरतें हर छोटी छोटी चीज़ देखते हैं कि दूसरे के हाथ में है, मेरे पास नहीं है, तो इन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। क्लियर? आई होप सो समझ आ गया ये सब चीज़ें। ये सब थे हमारे कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब अगली क्लास में तो बस मैं आगे से ही कराऊंगी आज, क्योंकि सेकंड क्लास थी तो मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया, बट इन द नेक्स्ट क्लास सॉरी एक्सक्यूज मी, तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को आगे ही कराऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में आई होप सो इतना समझ में आया आप लोगों को। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल टेक, ये खत्म हो जाएंगे फैक्टर्स में, बस एक ही रह गया सोशल वाला। तो इसमें कौन सा था? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, 4 ही फैक्टर्स करने हैं आपने। क्लियर? सामाजिक विकास। और फिर उससे अगली क्लास में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थ्योरीज आ जाएंगी। सो मैस्लो की थ्योरी है, इब्राहिम मैस्लो की ह्यूमन नीड की थ्योरी, वो हम करेंगे। ठीक है, सो ये सब हमने करना है। तो प्लीज़ बी रेगुलर, इफ़ यू कैन कम, आओ, क्योंकि जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं ना बेटा, तो क्लासरूम में पढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि हम सामने से चीज़ को सुन रहे हैं, हम 10 काम छोड़ के आए हुए हैं, तो उस चीज़ का प्रभाव होता है। घर में आप ऑनलाइन देखते हो, तो अगर मम्मा ने कुछ बुलाया या आपका कोई काम आ गया तो आप उसको छोड़ के भी चले जाओगे, आपको बाद में देख लूँगी, वो बाद में रह ही जाता है। यहाँ पर आप 3 घंटे सब चीज़ें छोड़ कर आते हो, तो उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए बी रेगुलर, मैं सबको बोलूँगी कि सभी आप आओ, जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो क्लास को प्लीज़ कम हेयर और अपना डायरेक्टली आकर क्लास को अटेंड करिए। सो आई होप सो आज की क्लास समझ आई सबको। बाय बाय ऑल ऑफ यू।